हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम अशोक टुडे न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड। आज हमारा स्टार्ट होगा लिविंग वर्ड। इसके पहले वाले हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मतलब उसका लेक्चर करके कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा वीडियो अपलोडेड है। अगर आप लोग को देखना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड क्या होता है? जब हम लिविंग वर्ड स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। क्या नाम है? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर। जो अर्नेस्ट मेयर थे, इनका जन्म हुआ था 1904 में। इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। तो अर्नेस्ट मेयर जो थे 1904 में पैदा हुए थे और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 100 ईयर तक इनका कार्यकाल चला। इन्होंने इसे जो अर्नेस्ट मेयर है, इन्हें हम बोलते हैं डार्विन सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी। क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी, इन्हें हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 20 सेंचुरी। सेकेंड, हम इन्हें बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। क्या होता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। बायोलॉजी ऑफ टुडे। उसके बाद इन्हें हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। अगला इन्होंने डिफिनेशन दिया, डिफिनेशन ऑफ द जूलॉजिकल स्पीसीज। क्या होता है? डिफिनेशन ऑफ जूलॉजिकल स्पीसीज। डिफिनेशन ऑफ जूलॉजिकल स्पीसीज। फिर इन्होंने जो हमारा डार्विन साहब थे, इन्होंने अपने 80 ईयर्स के कैरियर में, अपने 80 ईयर के कैरियर में इन्होंने क्या किया, कई चीजों पर रिसर्च किया, कई जगह रिसर्च किए। और कहाँ कहाँ रिसर्च किए उसको जानते हैं। इन्होंने इसको जानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं हॉस्टेज। क्या होता है? हॉस्टेज। हॉस्टेज मतलब इतने जगह इन्होंने रिसर्च किया। तो सबसे पहला एच का हो गया, इन्होंने स्टोरी पर रिसर्च किया। स्टोरी। उसके बाद हमारा दूसरा ऑरिनथोलॉजी। ऑरिनथोलॉजी। उसके बाद हमारा आएगा सिस्टमैटिक। उसके बाद हमारा आता है टेक्सोनॉमी। इन्होंने टेक्सोनॉमी पर किया। इन्होंने इल्यूशनरी पर किया। अब इसे होता है जू जियोग्राफी पर। जू जियोग्राफी। इन्होंने इतने जगह पर अपना रिसर्च किया। 80 ईयर्स के कैरियर में इन्होंने स्टोरी पर रिसर्च किया, ऑरिनथोलॉजी पर, सिस्टमैटिक पर, टेक्सोनॉमी पर, इल्यूशनरी पर, जियोग्राफी पर। इन्होंने इतने जगह पर अपना रिसर्च किया 80 ईयर के कैरियर के कार्यकाल में। और इन्होंने क्या किया, इनको इन्हें जो अर्नेस्ट मेयर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, अर्नेस्ट मेयर को हम बोलते हैं तो इन्होंने इतने जगह पर रिसर्च किया है। और उसके बाद हमने जो अर्नेस्ट मेयर है, इन्हें हम बोलते हैं ट्राई क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्राई क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्राई क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इन्हें बोलते हैं ट्रिपल का सॉरी ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इन्हें हम बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें 3 प्राइज मिला था। 3 प्राइज मिलने की वजह से इन्हें बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो कौन कौन प्राइज मिले तो उसको जानते हैं। तो सबसे पहला प्राइज इन्हें मिला था बार्जल प्राइज। क्या होता है? बार्जल प्राइज। बार्जल प्राइज जो कब मिला था? 1983 में। 1983 में सबसे पहला इनका प्राइज था बार्जल प्राइज मिला था, जो 1983 में मिला था। दूसरा प्राइज था इंटरनेशनल प्राइज। इंटरनेशनल प्राइज।
इंटरनेशनल प्राइज ये कब मिला था? 1994 मिला था। फिर हमारा थर्ड आता है, उससे बोलते हैं कैराफोर्ड प्राइज। क्या? कैराफोर्ड प्राइज। इनके फोर्थ जो थर्ड प्राइज मिला था होता है कैराफोर्ड प्राइज। कैराफोर्ड प्राइज थर्ड प्राइज इन्हें मिला था। कैराफोर्ड प्राइज कब मिला था? ये मिला था 1998 1998 या 1999, सॉरी अच्छा देखना पड़ेगा यार। सॉरी 1999 में मिला था, ये कंफ्यूजन हुआ। 1999 में इन्हें मिला था। तो इन्हें ट्रिपल जो हमारा अर्नेस्ट मेयर है, इन्हें हम बोलते हैं कह था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं? कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें 3 प्राइज मिला था। पहला प्राइज था बेंजल प्राइज जो 1983 में मिला था। दूसरा प्राइज था इंटरनेशनल प्राइज जो 1994 में मिला था। और जो थर्ड प्राइज था उसे बोलते हैं कैराफोर्ड प्राइज जो 1999 में इन्हें मिला था। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ अर्नेस्ट मेयर। अब हमारा स्टार्ट होगा लिविंग वर्ड। थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना जरूरी था क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा स्टार्ट होगा क्या? लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं लिविंग वर्ड का कैसे हम पहचानेंगे लिविंग है। लिविंग का कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि लिविंग का कैरेक्टर क्या है, कि हम इसे देखते ही जान जाएंगे लिविंग है और नॉन लिविंग है। उनके कैरेक्टर के बारे में जानना है। जब उनके कैरेक्टर बारे में जब सभी कैरेक्टर फॉलो होगा तब जानेंगे ये लिविंग है। तो उसका सबसे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टर ऑफ द लिविंग वर्ड। उसका कैरेक्टर क्या है? लिविंग वर्ड का कैरेक्टर क्या है? तो हमारा आता है द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड में सबसे पहला हमारा आता है, जब लिविंग होने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसमें ग्रोथ होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ग्रोथ। और दूसरा पॉइंट होता है ग्रोथ के साथ जब दूसरा इसमें उस पहले आता है कि उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। दूसरा हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्शन। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाला हम देखेंगे इसमें एबिलिटी ऑफ द सेंस है कि नहीं। एबिलिटी ऑफ द सेंस इन्वायरमेंट क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द सेंस इन्वायरमेंट। एबिलिटी ऑफ द सेंस इन्वायरमेंट। और उसके बाद हमारा पांचवा होता है हो गया एबिलिटी ऑफ द सेंस इन्वायरमेंट। पांचवा होता है अमाउंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होता है? अमाउंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद हमारा छठवां आता है, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहा है कि नहीं। क्या होगा? सेल्फ रेप्लिकेशन। उसके बाद इसका हमारा इंटरेक्शन कर रहा है कि नहीं। आठवां क्या होगा? सातवां होगा इंटरेक्शन कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारा आठवां होगा हमारा इमरजेंस या इल्यूशन। क्या होता है? इमरजेंस या इल्यूशन। इमरजेंस या इवोल्यूशन। ये मतलब एवोल्यूशन मतलब इतना चीज अगर हमारे इतना करेक्टर अगर मिल रहा है तब तो हम जानेंगे लिविंग वर्ड है। अब इतना करेक्टर नहीं मिल रहा है और लिविंग वर्ड नहीं है। उसके बाद इसमें भी हम क्या जानते हैं, जो हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है ए नॉट करेक्टिव फीचर ऑफ द लिविंग वर्ड। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर
तो हम देखते हैं जो हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग वर्ड, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग वर्ड। उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म, सेंस एनवायरनमेंट, इम्यून रिस्पांस, सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सब क्या होता है हमारा डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग वर्ड। ये हमारा था डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड ये हमारा हो गया, मतलब ये इतना। अब इसको हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रोथ पढ़ेंगे, तब रिप्रोडक्शन, तब मेटाबॉलिज्म, जब सेल्स एनवायरनमेंट, सेंस एनवायरनमेंट, इम्यून रिस्पांस को हम बोलते हैं कॉन्सिनेंस। उसके बाद रेप्लिकेशन, ये सब हमारा कॉन्सिनेंस पे हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया कैरेक्टर ऑफ द लिविंग वर्ड। अब अगला हम स्टार्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ। क्या हो गया हमारा कैरेक्टर ऑफ द लिविंग वर्ड। इतना अगर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो हमारा लिविंग वर्ड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले अब स्टार्ट हम करेंगे ग्रोथ। व्हाट इज द लिविंग। अब हमारा एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ क्या है। और व्हाट इज लिविंग तो बता दिया। अब हमारा सबसे पहला आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, तो जो हमारा ट्विन कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ होता है वो होता है लिविंग और द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो हम लिखते हैं ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। और उसका ट्विन कैरेक्टर का है ग्रोथ का। तो सबसे पहला हमारा होता है, उसमें होना चाहिए इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, और दूसरा होना चाहिए इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। अगर ये दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है तो हमारा ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर जो होता है वो होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। फिर हमने देखा जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। तो हम देखते हैं हमारा अगला आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। जो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रोथ करता है बाय द सेल डिवीजन। फिर दूसरा आता है हमारा कि जितने भी प्लांट होते हैं, जो प्लांट होते हैं उसमें ग्रोथ होता है कंटिन्यूअसली ऑफ द लाइफ स्पेन। मतलब जो प्लांट ग्रोथ होता है उसमें सेल डिवीजन कर करके कंटिन्यूअसली पूरे लाइफ तक ग्रोथ करता रहता है। तो हम देखते हैं प्लांट सेल ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। जो हमारा प्लांट सेल होता है ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन प्लांट सेल, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन कंटिन्यूअसली plant cell growth by cell division in continuously of certain up to life, मतलब continuously to the life span, जो हमारा क्या होता है प्लांट होता है वो पूरे लाइफ तक कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करके ग्रोथ करता रहता है। फिर अगला आता है हमारा एनिमल। एनिमल क्या होता है, वो ग्रोथ करता है अप टू द सर्टेन एज। जो हमारा एनिमल सेल होता है वो कुछ ही मतलब कुछ एज तक ही ग्रो करता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो हम देखते हैं जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल
ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। जो हमारा एनिमल सेल होता है, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ओनली अप टू द सर्टेन एज। सर्टेन एज क्या होता है? सर्टेन एज। तो हमारा जो प्लांट एनिमल सेल होता है वो ग्रोथ करता है सेल डिवीजन बाय ओनली अप टू द सर्टेन, मतलब कुछ ही एज तक वह सेल डिवीजन करता है और ग्रोथ करता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। ये हो गया हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हमारा आता है हाउएवर। उसके बाद हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं बाय द सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं, जो इंक्रीज इन नंबर, मतलब उनका नंबर बढ़ता जाएगा। फिर हमारा जो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर mutually exclusive इवेंट होता है। क्या होता है? एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है हमारे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। फिर हमारा जो होता है नॉन लिविंग होता है उसमें भी ग्रोथ होता है आउटसाइड द बॉडी। जो हमारा नॉन लिविंग होता है उसमें ग्रोथ होता है आउटसाइड द बॉडी। तो हमारा जो नॉन लिविंग होता है ग्रोथ बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ग्रोथ बाय outside the body, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया माउंटेन हो गया, सैंड ऑफ माउंट हो गया। क्या होगा? सैंड ऑफ माउंट मतलब हमारा जैसे माउंट हो गया, सैंड माउंटेन हो गया, वह सैंड ऑफ माउंट हो गया। उसके बाद एक बाउंडर होता है, बाउंडर्स। क्या होता है? बाउंडर्स। ये सब क्या होता है? ये सब आउटसाइड द ग्रोथ होता है। मतलब जैसे हमारा कोई चीज एक जगह आके इंक्लूड होता गया है, मतलब जितने भी कण होते हैं इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ा एक टिल बन जाता है जिससे हम बोलते हैं आउटसाइड, उसमें ग्रोथ होता चला गया। तो उसी प्रकार जो हमारा नॉन लिविंग होता है उसमें जो ग्रोथ होता है आउटसाइड द बॉडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा माउंटेन हो गया, सैंड ऑफ माउंट हो गया और बाउंडर्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा लिविंग होता है, जो लिविंग होता है वो इनसाइड द ग्रोथ करता है। क्या करता है? इनसाइड द सेल बॉडी। क्या होता है? लिविंग वर्ड ग्रोथ बाय लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय इनसाइड द बॉडीज। जो हमारा लिविंग होते हैं वो इनसाइड द बॉडीज को अपना ग्रो करते हैं, सेल डिवाइड करके सेल बढ़ाते जाते हैं और इनसाइड द बॉडीज ग्रो होता है। ये हो गया हमारा ग्रोथ।
फिर हमने देखा कि जब नॉन लिविंग में भी हमारा का ग्रोथ होता है और लिविंग में भी ग्रोथ होता है, तो हम कैसे जाने लिविंग है? इसलिए जो हमारा ग्रोथ होता है नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग आर नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। defining feature of non-defining feature of all living organism। जो हमारा ग्रोथ होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हो गया हमारा ग्रोथ। अब इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमारा आता है रिप्रोडक्शन। इसके बाद अब हमारा आता है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ हो गया, अब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक बार कैमरा पीछे देख ले, चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो हमारा आता है रिप्रोडक्शन। जो हम रिप्रोडक्शन देखते हैं तो हमारे होता जो इन्वायरमेंट में, इसमें हम देखें जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप हुए थे, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल होता है। तो हमारे जो इसमें एनसीईआरटी में केवल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बारे में बताया गया, वेजिटेटिव बारे में नहीं बताया गया। तो हम देखते हैं सबसे पहला हमारा आता है जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है एनसीईआरटी में 2 टाइप दिया है। एक दिया है एसेक्सुअल और दूसरा दिया है रिप्रोडक्शन अथा सेक्सुअल। तो हमारा जो एसेक्सुअल होता है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं जो एसेक्सुअल होता है नॉट गैमेट फॉर्मेशन, जो हमारा एसेक्सुअल होता है नॉट गैमेट फॉर्मेशन, जो सेक्सुअल होता है गैमेट फॉर्मेशन। जो हमारा एसेक्सुअल होता है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बस इतना। अब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जैसे हमारा पेरेंट्स, इसमें 2 पेयर की जरूरत होती है, और जो सेक्सुअल एसेक्सुअल होता है उसमें पेयर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें पेयर की जरूरत है। अब इसको हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम इस केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा होता है हमारा जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे फंजाई होता है वो बर्डिंग करता है, मतलब जो हमारा फंजाई होता है वो मल्टीपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल बार रिप्रोड्यूस करता है, जैसे वो मिलियन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो हम देखते हैं जो हमारा फंजाई होता है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय फंजाई, एसेक्सुअल reproduced by multiple, क्या था, reproduced by multiple। जो हमारा फंजाई होता है एसेक्सुअल द्वारा रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल रिप्रोड्यूस। फंजाई इज asexual by the multiple reproduce, sorry यहाँ फंजाई asexual is multiple reproduce of fungi is the multiple reproduce of million of the spore।
मिलियन ऑफ स्पोर। जो हमारा फंजाई होता है सेक्सुअल द्वारा मल्टीपल रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल बार रिप्रोड्यूस करता है तो मिलियन ऑफ स्पोर बन जाता है, बनाता है। फिर हमारा दूसरा आता है हाइड्रा, जो ईस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बर्डिंग द्वारा। किसके द्वारा? बर्डिंग द्वारा। हाइड्रा एंड ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय reproduced by hydra and reproduced by budding। जो हमारा हाइड्रा होता है वो ईस्ट होता है और रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बर्डिंग द्वारा। फिर ना हम तीसरा देख क्या होता है फिलामेंटस एल्गी, फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी, फंजाई फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मास, प्रोटोनीमा ऑफ मास। ऑफ मास। जो हमारा फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा मास होते हैं तो फर्मेंट आता रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फर्मेंटेशन। क्या होता है? फर्मेंटेशन। जो हमारा रिप्रोडक्शन आता है रिप्रोड्यूस फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा मास होते हैं तो रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द फर्मेंटेशन। फिर हमारा अगला आता है कुछ यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा। ये क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं बाय साइनमस। क्या होता है? साइनमस। यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी। उसके बाद हमारा यूनिसेलुलर एल्गी हो गया। उसके बाद हमारा आता अमीबा। ये तीनों क्या होता है? रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द साइनमस, रिप्रोड्यूस बाय साइनमस, बाय द साइनमस। इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर सेल का नंबर, सेल इंक्रीज इन नंबर, सेल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। जो हमारा सेल का नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये हो गया हमारा। और उसके बाद हमारा ये होता है जो हमारा रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ होता है वो अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें क्लियर नहीं दिखाई देता है, क्लियर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो होता है वो क्लियर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है और उसके बाद हमारा आता है कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो मेनी ऑर्गेनिज्म नॉट रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो देखते हैं हमारा आता है मेनी ऑर्गेनिज्म नॉट रिप्रोड्यूस, नॉट रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस। मेनी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमारा एग्जाम्पल आता है, एक होते हैं म्यूल होता है, दूसरा आता है स्ट्राइल वर्कर बी, स्ट्राइल वर्कर बीज, और उसके बाद इनफर्टाइल वुमेन कपल। क्या होता है? इनफर्टाइल
इनफर्टाइल वुमेन कपल। क्या होता है इनफर्टाइल वुमेन कपल? हमने देखा जो हमारा म्यूल होता है स्टाइल वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल वुमेन कपल होते हैं, लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसी की वजह से हम क्या कहते हैं, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग करेक्टर। इनके कारण लिविंग होने के बावजूद अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो कैसे हम जाने कि लिविंग है? इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा जब लिविंग में भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो रिप्रोडक्शन कैसे जाने कि लिविंग का करेक्टर है? तो हमारा यही होता है, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो बच्चों इसके पूरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, कोई भी एनसीईआरटी की लाइन नहीं छूटने वाला है, ये तो आप देख लीजिए। फिर हमारा अगला आता है मेटाबॉलिज्म। अब हम पार्ट में नहीं डालेंगे, केवल एक चैप्टर एक पार्ट में रहेगा अभी इस हिसाब से, या 2 पार्ट, मैक्सिमम 2 पार्ट, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और इसके ज्यादा जो बहुत लंबा चैप्टर होगा उसका 3 या 4 पार्ट बनाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट, एक पार्ट में सब चैप्टर होते जाए। तो हमारा सबसे आज हम हमारा अगला हेडिंग है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म में होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने होते हैं केमिकल के द्वारा। किसके द्वारा? केमिकल, मेड ऑफ द केमिकल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ केमिकल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल के बने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ केमिकल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने होते हैं केमिकल के। तो बच्चों हमारा यही है कि हमारा पूरा जितना क्वेश्चन हो हमारा केवल क्वेश्चन निकलता जाए। हमें क्या, हम भी तो ग्राफ एक बना के समझा सकते हैं, लेकिन हमारा यह कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराना, जिससे हमारा पूरे के पूरे क्वेश्चन निकलता जाए। आप एक बार लेक्चर को पढ़ के उसके बाद अपना क्वेश्चन ट्राई करिए, अगर नहीं निकलता तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इतना तक हम भी। तो हम देखते हैं जो हमारा अगला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ केमिकल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल के द्वारा बने होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेज होते हैं वो हमें केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारण ही दिखते हैं। इन्हीं के चेंज होने के कारण हमारे बॉडी में चेंजेज होता है। ऑल चेंजेज इन बॉडी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑल चेंजेस इन बॉडी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब जितने भी हमारे बॉडी में चेंजेज होते हैं वो केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन के चेंज होने से होता है। फिर हमारा अगला आता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में अचानक साइमल्टेनियसली
1000th बार मेटाबॉलिक रिएक्शन चेंजेस होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, सॉरी, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर होता है। तो हमारा यही आता है 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, thousands of metabolic reaction, तो हमारे बॉडी में 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन साइमल्टेनियसली जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है अकर इन साइमल्टेनियसली, तो हमारा 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन साइमल्टेनियसली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म in their unicellular या multicellular, मतलब चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अचानक एक बार में 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। फिर अगला हमारा आता है कि चाहे ऑल प्लांट हो, चाहे फंजाई हो, चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे एनिमल हो, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो हमारा अगला यही है कि ऑल प्लांट एंड एनिमल फंजाई and microbes are metabolic reaction, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। फिर हमने देखा कि अगला हमारा आता है कि जो नॉन लिविंग होता है, नो नॉन लिविंग इंहिबिट द मेटाबॉलिज्म, जो नॉन लिविंग होता है मेटाबॉलिज्म को इंहिबिट नहीं करता। हमारा यही होता है। अगला है नो नॉन लिविंग इंहिबिट द मेटाबॉलिज्म, इंहिबिट द मेटाबॉलिज्म, जो हमारा नॉन लिविंग होता है वो मेटाबॉलिज्म को इंहिबिट नहीं करता है। क्या होता है, इंहिबिट द मेटाबॉलिज्म, इंहिबिट द। तो हमारा अगला होता है कि जो हमारा आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म होता है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म, जो हमारा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है आउटसाइड द बॉडी, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म perform isolated metabolic reaction outside the body and organism and होना चाहिए and organism perform into the test tube, into test tube into test tube, neither living
नॉट नॉन लिविंग, नॉट नॉन लिविंग। जब हम आउटसाइड द बॉडी आइसोलेटिव मेटाबॉलिज्म क्रिएट था, आउटसाइड द बॉडी जब हम आइसोलेटिव मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कराते हैं तो नाइदर लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है। इसी के कारण जो हमारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, ऑल द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म, न कि बोले मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इज reaction in all living organisms, reaction is defining feature of is defining feature of जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है डिफाइनिंग फीचर होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन। जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है और डिफाइनिंग फीचर होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। फिर हमने क्या देखा, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जब इन विट्रो में देखते हैं तो जो हमारा इन विट्रो में करते हैं तो नॉट लिविंग थिंग्स होता है, लेकिन बट लिविंग कैरेक्टर को क्या करता है, वो मतलब जो रिएक्शन होता है लिविंग रिएक्शन होता है। क्या होता है, फर्दर श्योरली लिविंग रिएक्शन होता है। क्या होता है, श्योरली लिविंग रिएक्शन होता है। तो हम देखते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म इन विट्रो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इन विट्रो, इन विट्रो। जब हम इन विट्रो में आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करते हैं तो इन विट्रो आर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं इन विट्रो में तो नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन होता है। क्या, श्योरली श्योरली लिविंग रिएक्शन होता है। क्या होता है, लिविंग रिएक्शन। क्या होता है, श्योरली लिविंग रिएक्शन होता है। ए मेटाबॉलिक मतलब जब हम मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो कराते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स होता है बट श्योरली लिविंग रिएक्शन होता है। फिर हमारा अगला आता है कि जब भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम टेस्ट ट्यूब में कराएं तो हम जब ये बोले कि नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, मतलब इसका रीजन क्या है कि जो हमारा जैसे हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब होता है ये नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग। जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है नॉन लिविंग, लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो लिविंग होता है। क्या होता है, रिएक्शन इज लिविंग होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग। मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है लिविंग में होता है, लेकिन जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है नॉन लिविंग होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग, इन लिविंग। जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है लिविंग होता है और जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है नॉन लिविंग होता है। लेकिन एक चीज है, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म होना है तो उसके लिए हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जरूरी है। बिना सेल का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है किसी सेल में होता है, किसी मतलब सेल के अंदर ही मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो हमारा जो इसके बाद हमारा आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग इन द लाइफ फॉर्म। मतलब जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लिविंग का लाइफ फॉर्म होता है। क्या होता है, लिविंग का लाइफ फॉर्म होता है। तो हमारा जो अगला हमारा आता है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी थोड़ा लाइट दिख रहा है। तो हमारा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन cellular organization of bodies, defining feature of cellular organization of living organism, defining feature of life form। क्या होता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसीलिए जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारा मेटाबॉलिक जो होता है वो लिविंग में नहीं होता, डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, लेकिन मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिवर, क्योंकि वो सेल के अंदर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी होता है और डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। लाइफ के लिए हमारे सेल की बहुत जरूरी, बिना सेल का हमारा लाइफ नहीं बनेगा। इसीलिए हमारा अगर सेल है तो हमारा लाइफ रहेगा, तब मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तब हमारा सभी रिएक्शन होते रहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। अगला हमारा था कॉन्सिनेंस। अगला हमारा आता है कॉन्सिनेंस। कॉन्सियस क्या होता है हमारा? अगला आता है कॉन्सिनेंस। एक बार वीडियो और देख लेते, चल रहा है कि नहीं? हाँ, तो हमारा अगला आता है कॉन्सिनेंस। कॉन्सिनेंस क्या होता है? कॉन्सिनेंस होता है एबिलिटी ऑफ द सेंस एंड रिस्पॉन्स इन इन्वायरमेंट। मतलब जितने भी सेंस एंड रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट में होता है वो हमारा कॉन्सिनेंस होता है। तो हम देखते हैं अगला फर्स्ट पॉइंट यही है यार कि एबिलिटी ऑफ द सेंस एंड एबिलिटी ऑफ सेंस एंड रिस्पॉन्स। एबिलिटी ऑफ द सेंस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इन इन्वायरमेंट। इन इन्वायरमेंट क्या होता है? इन इन्वायरमेंट मतलब जो हमारा एबिलिटी ऑफ द सेंस एंड रिस्पॉन्स होता है इन्वायरमेंट में, उसे हम बोलते, वही हमारा जो इसी को हम बोलते हैं कॉन्सिनेंस। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी स्पीशीज अगर उसमें सेंस और रिस्पॉन्स नहीं है तो हम उसे इन्वायरमेंट होता है और लिविंग नहीं बोलेंगे। लिविंग हमारा एक करेक्टर ही होता है कि कॉन्सिनेंस हमारा डिफाइनिंग होता है लिविंग। जैसे हमने किसी चीज को, कोई चीज हमें कहा, अगर हम उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो हमारा वो क्या होता है? जब हम उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हमारा वो लिविंग हम नहीं कह जाएंगे। अगर हमें कोई कुछ हो रहा है हम उसका तुरंत रिस्पॉन्स दे, अगर हमें मच्छर काट रहा है अगर हम उसे नहीं भगाएंगे तो हम नॉन लिविंग कहलाएंगे। इसलिए अगर मच्छर काटा तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स दो। रिस्पॉन्स दिए तो पता चला कि हम लिविंग है, तभी हम उसको रिस्पॉन्स दिया। अगर रिस्पॉन्स नहीं देते तो हम लिविंग नहीं होते। ये हो गया हमारा एबिलिटी ऑफ द सेंस एंड रिस्पॉन्स इज इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिनेंस। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा दिया है कि एग्जाम्पल जो हमारा प्लांट होते हैं उसमें एक्सटर्नल कॉन्सिनेंस होता है। जैसे हमारा प्लांट है उसमें एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, उसकी उन चीजों से वो रिस्पॉन्स करता है। तो हमारा अगर लाइट पड़ेगा तभी वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा तभी वो लिविंग होगा, तभी वो अपना भोजन बनाएगा, भोजन बनाएगा तभी वो जिंदा रहेगा। इसलिए अब वो फोटो लाइट के लिए रिस्पॉन्स दे रहा, सेंस है, मतलब लाइट उसके लिए सेंस है, लेकिन रिस्पॉन्स करा फोटोसिंथेसिस बनाने में। एनवायरमेंट वाटर हो गया, पानी हो गया, जब उसके पास वाटर द्वारा जब रेन हो रहा है मतलब एयर चल रहा है, उसका जब उस पर एयर पड़ता है तो रिस्पॉन्स भी देता है। इसीलिए होता है कि जो हमारा मतलब प्लांट होते हैं उसके लिए एक्सटर्नल कॉन्सिनेंस होता है, मतलब रिस्पॉन्स होता है, जैसे वाटर, एयर है। उसके बाद एक हमारा एग्जाम्पल दिया है जिसे हम बोलते हैं फोटो पीरियड। इसको देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल दिया है चैटी में फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड क्या होता है? जैसे ही हमने फोटो पीरियड देखा, हमने कहा कि जो भी अफेक्टेड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सीजनल, अफेक्टेड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, मतलब जो भी हमारे प्लांट और एनिमल में थे उसमें जो सीजनल कुछ ब्रीड होते हैं,
अगर उससे अफेक्टेड हो रहा है तो हमारा ये यही फोटो पीरियड के कारण ही वो अफेक्टेड होता है। तो हम देखते हैं हमारा यही है कि अफेक्टेड ऑफ रिप्रोडक्शन, affected of reproduction, affected of reproduction in seasonal of breeder, in seasonal of breeders, seasonal of breeders, affected the reproduction in seasonal of breeder in both plant and animal, मतलब जो भी अफेक्टेड रिप्रोडक्शन पे हमारे सीजनल ब्रीडर होते हैं उसमें प्लांट और एनिमल में जो भी अफेक्टेड होता है उसे बोलते हैं कि फोटोपीरियडिज्म। क्या था? फोटोपीरियडिज्म। इसीलिए जब हमारा क्या होता है, जो हमारा कॉन्सिनेंस होता है वो क्या कहते हैं, एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा होता है जिसमें हिमसेल्फ होता है, मतलब सेल्फ कॉन्सिनेंस होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। तो ह्यूमन बीइंग इज द human beings is the जो ह्यूमन बीइंग्स होता है इज द सेल्फ कॉन्सिनेंस। क्या होता है? हिमसेल्फ या इसी बोलते हैं सेल्फ कॉन्सिनेंस। सेल्फ कॉन्सिडेंस होता है। ह्यूमन बीइंग इज द हिमसेल्फ, मतलब जो ह्यूमन होता है उसमें ही केवल सेल्फ कॉन्सिडेंस होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा कॉन्सिडेंस होता है वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो नॉन लिविंग होता है उसमें तो रिस्पांस मिलेगा नहीं। तो अगर हमें कोई चीज रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अगर सेंस नहीं हो रहा है, तो हमारा जो नॉन लिविंग होता है वो क्या कहते हैं, वो नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा कॉन्सिनेंस होता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर होता है कॉन्सिनेंस is the defining feature of all living organism। जो हमारा कॉन्सिनेंस होता है और डिफाइनिंग फीचर होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक दिया है कि ब्रेन, एक आदमी है, जैसे हम इसमें एग्जांपल हमारे कॉन्सिनेंस में एक एग्जांपल दिया है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि हमारा ब्रेन, एक आदमी है, जो एक आदमी है वो कोमा में है। क्या होता है? कोमा में है। अब ये आदमी कोमा में पड़ा हुआ है, बोलते हैं जो इसका ब्रेन है ये डेड है। ब्रेन क्या होता है? डेड। ब्रेन डेड है। जो हमारा इसका लंग्स है, हार्ट है, वो काम कर रहा है, मतलब चल रहा है, लिविंग है। तो हमारा जो ब्रेन है डेड है, लेकिन जो हमारा हार्ट और लंग्स होता है काम कर रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि जो आदमी कोमा में है तो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो इसको हम अगर बताते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, तो अगर मेडिकल के हिसाब से देखा जाए तो ये नॉन लिविंग होता है। क्योंकि अगर ये लिविंग होता है तो कुछ न कुछ रिस्पॉन्स, क्योंकि ब्रेन है तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जब ब्रेन डेड है तो इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। जब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो हमारा लिविंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कॉन्सिडेंस जो होता है उसमें रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसे बोल देंगे डेड। लेकिन जिसका हार्ट और लंग जो होता है वो लिविंग है। क्यों जब भी कोई आदमी मरता है, कोई भी स्पीसीज अगर मरेगा तो उसका जो डे होता है, जैसे हमारा हार्ट और लंग्स जो है वो कम से कम 4 से 5 घंटे तक लिविंग रहता है, जीवित रहता है। इसीलिए जो हमारा कॉन्सिडेंस हो गया। तो अगला हम स्टार्ट करते हैं डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। क्या होता है? डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। हमारा डायवर्सिटी क्या होता है लिविंग वर्ल्ड का? तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पृथ्वी जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्कवर्ड किए गए हैं उनका जो रेंज है
वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। कितना है? 1/7 to 1.8 मिलियन होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि नंबर ऑफ स्पीसीज known and discovered range by 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 to 1.8 मिलियन कितना है? 1.7 to n मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन होते हैं कि हमारे जितने भी अर्थ पे जितने भी डिस्कवर्ड और नोन ऑर्गेनिज्म है उनका स्पीसीज है, उनका रेंज है 1.7 to 1.8 मिलियन। अगला हमारा ये आता है कि जो भी इन सभी रेंज जितने भी स्पीसीज होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या? बायोडायवर्सिटी। तो हमारा अगला आता है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अर्थ। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अर्थ is called biodiversity। अगर हमारा जो हमारे मतलब अर्थ पे जितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। फिर हमारा आता है बायो स्टडी। जब हम बायोडायवर्सिटी के अंदर किसका स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं स्टडी ऑफ द बायोडायवर्सिटी। क्या होता है स्टडी ऑफ बायोडायवर्सिटी? स्टडी ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंदर हम करते हैं, सबसे पहला हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन। पहला आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरा जगह नॉमेनक्लेचर करेंगे, तीसरा हम करेंगे क्लासिफिकेशन। मतलब हम जब बायोडायवर्सिटी की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर अगला हमारा आता है, हमने क्या देखा कि जो हमारा डायवर्सिटी होता है, जब हम रेंज जो देख चुके, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हमारा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर्ड। मतलब जो हमारा ऑर्गेनिज्म खोजे गए हैं उसी के रेंज में, उसी के आधार पर अगर कोई एक नया स्पीसीज खोजा जाता है, इस टेक्सोनॉमी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। फिर अगला आता है हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि जैसे कि हमारे पृथ्वी पर बहुत से सारे स्पीसीज, मतलब मिलियन ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। अब क्या है कि हमारे जैसे यहाँ पर उन स्पीसीज का कुछ और नाम है और दूसरे देश में उन स्पीसीज का कुछ और नाम है। इसी को अगर हम यहाँ पर जो स्पीसीज के नाम से जानते हैं, अगर उस स्पीसीज को वहां पर हेरेंगे तो नहीं डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर आया। तो नॉमेनक्लेचर जो होता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ए रूल, मतलब एक रूल दिए जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल दे दिए नेमिंग आता नॉमेनक्लेचर करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जिस नाम से हमारा वो स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट होगा, इंटरनेशनल जो नाम दिया गया है वही नाम से वहां भी हमें स्पीसीज मिल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या किया, नॉमेनक्लेचर कर दिया गया। तो नॉमेनक्लेचर के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे हमारा आता है पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हो गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हमारे एनसीईआरटी में दिया है। नॉमेनक्लेचर हमारे एनसीईआरटी में नॉमेनक्लेचर दो दिया है, एक दिया आईसीबीएन और दूसरा दिया आईसीजेडएन।
तो ICBN और इसको हम लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बायोटोनिकल नामकलेचर क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोटोनिकल नामकलेचर। और जब इसका नाम रखते हैं तो इसको हम लिखते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामकलेचर, कोड फॉर जूलॉजिकल नामकलेचर, जूलॉजिकल नामकलेचर क्या था, जूलॉजिकल नामकलेचर, कोड फॉर जूलॉजिकल नामकलेचर। और इसके बाद हमारा और भी है, जैसे हमारा ICBN है, इंटरनेशनल वायरोलॉजिकल नामकलेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियो नामकलेचर। इसी प्रकार हम नामकलेचर करते हैं। फिर अब इसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जैसे हमारा कोई ग्रुप है रिलेटेड टू उसके कोई भी ग्रुप है, अब उसके कैरेक्टर आधार पर उसको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है तो उसको हम अलग अलग कैरेक्टर में क्लासिफाई करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फिर अब हमारा अगला आता है बायनोमियल नामकलेचर। क्या आता है, बायनोमियल नामकलेचर, बायनोमियल नामकलेचर क्या आता है, बायनोमियल नामकलेचर। अगला हमारा आता है बायनोमियल नामकलेचर। इसमें क्या है, इसको गिवन बाय द लीनियर कैरोलस लीनियस, गिवन बाय, इसको बताने वाले थे, गिवन बाय कैरोलस लीनियस। क्या होता है, कैरोलस लीनियर, गिवन बाय कैरोलस लीनियर। बाय नाम लेंगे, जब भी नेमिंग करते हैं तो इसको हम दो नेमिंग करते हैं, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो हम जब बायनोमियल नामकलेचर करते हैं तो इसमें दो नेम लेते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है, जेनेरिक नेम, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज एपिथेट। क्या होता है, स्पीशीज एपिथेट। पहला हो गया जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। उसके बाद हम देखते हैं बायनोमियल नामकलेचर कैसे करते हैं। तो बायनोमियल नामकलेचर सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है, नेमिंग ऑफ बायोलॉजिकल जनरली लैटिन एंड राइटेन बाय इटैलिक। क्या होता है, जनरली लैटिन में यूज करते हैं, लेकिन अगर राइटेन करते हैं तो इटैलिक में करेंगे। तो हमारा सब पॉइंट ये होता है, नेमिंग ऑफ बायोलॉजिकल generally Latin and written by italic, जो हम बायोलॉजिकल नेम करते हैं तो सबसे पहले जनरली इसको हम लैटिन में लिखते हैं, उसके बाद राइटिन करते हैं, जब हम लिखते हैं तो उसे इटैलिक में लिखेंगे। फिर अगला हमारा आता है कि जो हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है, सबसे पहला मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट वर्ड इज रिप्रेजेंट बाय जीनस एंड सेकंड इज द स्पीशीज। तो हम देखते हैं बायोलॉजिकल नेम और बायोलॉजिकल वर्ड, सेकंड हमारा आता है बायोलॉजिकल
biological word in represented first word is the genus. First word is genus. First word is genus and second word is the second word is the species. एपिथेट क्या होता है जब हम बायोलॉजिकल नेम करते हैं तो जो रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे जीनस प्रेजेंट और जो सेकंड होता है उसे हम स्पीसीज करते हैं। फिर थर्ड हमारा ये आता है कि जो हमारा थर्ड होता है जब हैंड राइटन करते हैं सेपरेटली अंडरलाइन और जब प्रिंटेड करते हैं बाय इटैलिक, तो हमारा ये होता है फर्स्ट पॉइंट हैंड राइटन बाय हैंड राइटन इन separated underline जब हैंड राइट करते हैं तो क्या कहते हैं सेपरेटली या हैंड राइटन बाय अंडरलाइन, ऐसे लिख दिए सॉरी, हैंड राइटन बाय अंडरलाइन, ये जल्दी याद होगा अंडरलाइन। और सेकेंड होता है प्रिंटेड बाय इटैलिक इंडिकेटेड इन लैटिन वर्ड। क्या होता है इंडिकेटेड विथ लैटिन वर्ड, लैटिन इन ओरिजिन। क्या होता है लैटिन इन ओरिजिन, लैटिन मतलब जब भी अब अगर हम हैंड राइट से करते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा अंडरलाइन करेगा, और जब प्रिंटेड करते हैं तो उसे हमें इटैलिक में लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट होता है फर्स्ट वर्ड एंड फर्स्ट लेटर इज जीनस स्टार्ट पार्ट कैपिटल लेटर एंड सेकेंड वर्ड एंड सेकेंड लेटर इज स्पीसीज स्टार्ट बाय द स्मॉल लेटर। फर्स्ट वर्ड and first letter in italic in genus first word and first letter in genus start by capital letter, capital letter and second word and second letter in species start by the small letter. Second word and second letter in species start by small letter। ये हो गया हमारा फोर्थ। मतलब जब भी हम बायोलॉजिकल नामक लेक्चर करेंगे तो हमें 4 पॉइंट पर ध्यान देना है। अगर 4 पॉइंट पे हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा बायोलॉजिकल नेमिंग गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी बायोलॉजिकल नेमिंग जनरली जब यूज करेंगे वो लैटिन में करेंगे और राइटन बाय इटैलिक। सेकंड पॉइंट करा जो बायोलॉजिकल वर्ड होता है रिप्रेजेंट फर्स्ट वर्ड द जीनस एंड सेकंड वर्ड इज द स्पीसीज एपिथेट। फिर थर्ड होता है जब हम उसे हैंड राइटन से लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद जब प्रिंटेड करेंगे तो उसे इटैलिक में लिखेंगे इंडिकेटेड विद द लैटिन इन ओरिजिन। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट होता है जब फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट लेटर इज द जीनस जो स्टार्ट करेंगे स्टार्ट बाय द कैपिटल लेटर और सेकंड वर्ड इन सेकंड वर्ड इज सेकंड लेटर इन स्पीसीज बाय द स्टार्ट बाय द स्मॉल लेटर। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल नेमिंग ऐसे का। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं
हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारा दिया है एनसीईआरटी में, और इससे एग्जाम्पल दिया है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो देखो हमारा मैंगी जो होता है हमारा मैंगीफेरा इंडिका, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है हमारा जो ए है, मैंगीफेरा इज जीनस, इंडिका इज द स्पीसीज। ये हमारा क्या हो गया, मैंगीफेरा इज द जीनस और इंडिका इज द स्पीसीज। ये पहला पॉइंट हो गया। तो मैंगी हमने क्या किया, पहली बार इसे इटैलिक में लिखे, लाइटिन एंड और राइटेड बाय इटैलिक। और उसके बाद दूसरा हो गया हमारा जो हमारा मैंगीफेरा है जीनस है, और जो हमारा इंडिका है वो स्पीसीज है। और उसके बाद फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल लेटर, सेकंड इज द स्मॉल लेटर, ये हमारा स्मॉल लेटर हो गया। और उसके बाद हमें कह रहा है कि जो ए हो गया हमारा एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। अब इसका एक ऑथर देखते हैं, इसमें हमारा अगला आता है ऑथर। ऑथर क्या होता है, ऑथर ये होता है कि अगर कोई साइंटिफिक हो, कोई साइंटिस्ट हो, उसने अगर किसी चीज का डिस्कवर किया है, अगर हम उसका नाम लिखते हैं तो उसके नाम के बाद हमें साइंटिफिक का 3 या 4 अक्षर का नेमिंग लिखना पड़ता है। 3 अक्षर या 4 अक्षर का हमें नेमिंग लिखना ही पड़ेगा। जैसे हमारा ऑथर में यही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें दिया है मैंगीफेरा इंडिका। आपको बात करनी है पापा, आगे बात कर लीजिए। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका ये हमारा दिया हुआ है। जब हमारा मैंगीफेरा इंडिका हो गया, इसमें क्या हो गया, हमने देखा कि अब ऑथर होता है तो इसको बताने वाले थे बायोलोमिया नाम देने वाले थे हमारा, और लीनियस है, तो इसके अंदर इसके बाद में हम क्या करेंगे, लीन लिख देते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारे थे लीनियस, ये हमारे लीनियर थे। मतलब जब भी कोई चीज किसी चीज का कोई डिस्कवर किया रहता है, तो जब हम उसका ऑथर देखते हैं तो उसके लास्ट में उस साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हमारा मैंगीफेरा इंडिका हो गया, तो इसके लास्ट में हमने लीन लिख दिया। लीन जो होते हैं हमारे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर देने वाले थे लीनियर, इसलिए हमें लीन लिखे। अब इसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन करते हैं।